एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के बारे में। तो जनरल ऑर्थोपेडिक असेसमेंट कैसे लिया जाता है, उसके सारे कंपोनेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे और उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सीक्वेंस है, सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और असेसमेंट रिलेटेड कोई डाउट आपको नहीं रहने वाला है इस वीडियो के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। सो असेसमेंट में सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, आपका पेशेंट, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप पेशेंट से गैदर कर सकते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन सब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपका डेमोग्राफिक डेटा होता है। डेमोग्राफिक डेटा यानी पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन। अगर वो पेशेंट आपके पास रेफर्ड है तो कहाँ से रेफर्ड है, रेफर्ड बाय आप उसमें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। इन पेशेंट है, आउट पेशेंट है, वो मेंशन करना है आपको, ठीक है। उसके अलावा आप उसमें मेंशन कर सकते हैं उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके डेमोग्राफिक डेटा के अंदर आ जाती है। उसके बाद हम आते हैं चीफ कंप्लेन में। चीफ कंप्लेन का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट का क्या कंप्लेन लेकर वो आपके पास आया है, ये आपको पेशेंट की ही लैंग्वेज में लिखना होता है। यानी कि इसमें आप कोई भी साइंटिफिक मेडिकल टर्म्स यूज़ नहीं करते हैं, इसमें आप डायरेक्ट जो पेशेंट ने बोला है वो चीज़ को आपको इंग्लिश में लिखना होता है, राइट। लाइक अगर पेशेंट आपको एल्बो पेन लेकर आया है, एल्बो में बोल रहा है पेन है, तो आपको वही लिखना है कि पेशेंट के राइट एल्बो में पेन है। ये नहीं लिखना मीडियल आस्पेक्ट पे है, लेटरल आस्पेक्ट पे है, ऑलिगोनॉन प्रोसेस पे है, या फिर स्वेलिंग की वजह से है। ये सारी चीज़ें आप बाद में असेस करेंगे। जो पेशेंट प्राइमरी कंप्लेन लेकर आपके पास आया, दैट इज़ द चीफ कंप्लेन, जो कि पेशेंट के लैंग्वेज में ही मेंशन करना है। क्लियर। फिर हम पूछते हैं पेशेंट की हिस्ट्री। हिस्ट्री इन द सेंस कि पेशेंट की हिस्ट्री के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। सबसे पहले आप प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री लेंगे। प्रेजेंट इलनेस का मतलब हुआ कि अभी जो प्रॉब्लम लेके वो आपके पास आया है, जिस प्रॉब्लम के साथ वो आपके पास आया है, उससे रिलेटेड हिस्ट्री, यानी कि वो प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई, जब लाइक पेन है तो कब से है, ठीक है, कैसे पेन स्टार्ट हुआ, इंसीरियस था यानी अचानक से पेन आया, ग्रेजुअल था, धीरे धीरे पेन बढ़ा, कब से, एक वीक से है, एक मंथ से है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। उसके बाद आप उसकी मेडिकल हिस्ट्रीज़ लेते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई उससे रिलेटेड कोई सर्जरी, एनीथिंग जो इंटरलिंकिंग हिस्ट्रीज़ हो आपको वो लेनी है। उसके अलावा पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, या फिर उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आस्थमा है, सीओपीडी है, जो भी क्रोनिक कंडीशंस होती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती है, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। थायराइडिज्म, पीसीओडी, ये सारी चीज़ें अगर उस कंडीशन से इंटरलिंक्ड है तो आपको मेंशन भी करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप फैमिली हिस्ट्री लेंगे। फैमिली हिस्ट्री में आपका आ जाता है कि फैमिली से रिलेटेड लाइक कोई कंडीशन जेनेटिक हो सकती है तो फैमिली का लिंक हो सकता है, हायरार्की वाली कंडीशंस हो सकती है, तो वो चीज़ आप रूल आउट कर सको, इसीलिए फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आप पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर जैसे पेशेंट अल्कोहलिक तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं करता, टोबैको तो नहीं लेता है, या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है, ये सारा पर्सनल हिस्ट्री का पार्ट है। उसके अलावा आप उसकी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पूछ सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रूल आउट करना, क्योंकि इसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो पेशेंट की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ किस तरीके की ले रहा है, किस तरीके का लाइफस्टाइल है उसका, है ना, वो आप उस पर देख सकते हैं। सोसाइटी से और भी बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, ठीक है। आपका ट्रीटमेंट वो कितना अफोर्ड कर सकता है ना, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट होता है आपका सिम्टम्स की हिस्ट्री। लाइक सिम्टम्स कहाँ पर है, कौन से साइड पे है, राइट, लेफ़्ट, उसके बाद किस साइड पर है, कब से है, ड्यूरेशन आप पूछ सकते हैं, सिम्टम किस टाइप के हैं, सीवियरिटी कितनी है सिम्टम्स की। एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स आप पूछेंगे। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कंडीशन को और ज़्यादा वर्स कर देते हैं। लाइक अगर कोई बोले कि बैक पेन की वजह से, बैक पेन इतना होता है जब मैं चलता हूँ तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट, और हो सकता है कि ये उसका एग्रीवेटिंग फैक्टर है। वहीं अगर वो पेशेंट बोलता है कि लेट जाने से या थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो कंडीशन है वो रिलीविंग फील होता है, अच्छा लगता है, दर्द कम हो जाता है, तो वो उसका रिलीविंग फैक्टर है, वो आप उसको एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स में मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका आता है बॉडी चार्ट। अगर पेन है, सबलक्सेशन है, एडिमा है, एनीथिंग, जो भी चीज़ उसकी बॉडी पार्ट में है जो प्रॉब्लम दे रही है, उसको आप बॉडी चार्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके असेसमेंट फॉर्म का ही पार्ट होता है। उसके बाद आप पेन को असेस करते हैं। ये पेन इवैल्यूएट करने के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल। इसके अंदर आपका 0 से 10 तक की ग्रेडिंग होती है। 0 फॉर नो पेन, वाइल 5 फॉर मॉडरेट एंड 10 फॉर सीवियर। यानी कि पेशेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको अपने पेन को ग्रेड करना है कि 0 से 10 के बीच में अगर मैं एक स्केल में रेटिंग दूँ तो आप उसको कितना रेट करेंगे अपने पेन को। बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो 8, 9, 10 रेट कर रहा है, या फिर मॉडरेटली है, बर्दाश्त करने के लायक है, 4, 5 रेट
वेट करेगा वो, और उसका पेन जितना कम होता जाएगा उसकी रेटिंग 0-1 पे आ जाएगी, ठीक है, ट्रीटमेंट के साथ साथ। तो ये विजुअल एनालॉग स्केल ना आप हर वीक के ट्रीटमेंट के बाद एक पैरामीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वाइटल्स। वाइटल्स में आपका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आप चेक करके मेंशन करते हैं। तो ये सारा पार्ट था सब्जेक्टिव असेसमेंट का। इनमें से कोई भी चीज़ आपने खुद रूल आउट नहीं की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेशेंट ने दी है, आपने बस पूछा है, पेशेंट ने बताया, राइट, या फिर पेशेंट की फाइल से आपको मिली। तो ये जितना भी डेटा आपको सब्जेक्ट से मिला विदाउट डूइंग एनीथिंग, राइट, वो सारा चीज़ क्या था, सब्जेक्टिव असेसमेंट का पार्ट था। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब हुआ कि अब आपका रोल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आप कैसे रूल आउट करेंगे? फर्स्ट थिंग है ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप किस तरीके से ऑब्जर्व करके क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक कीन ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजियोथेरेपी असेसमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे पेशेंट जैसे ही आपके पास आता है, चल के आता है, आप वहीं पे उसका गेट पैरामीटर नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। उसका एटीट्यूड ऑफ लिम्ब कैसा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, ठीक है, वो कितने पेन में है, कितना चिल है, नॉर्मली आया है, वो सारी चीज़ें आप उसको ऑब्जर्व वहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कंपोनेंट जो आप मेंशन करते हैं, फर्स्ट इज़ योर बॉडी बिल्ड, ठीक है, बॉडी कैसी है, अंडर वेट है, ओवर वेट है, नॉर्मल है, इसे आप एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ करके भी बता सकते हैं। उसके अलावा आप उसकी वेस्टिंग देख सकते हैं, मसल जो है उसमें एट्रोफी तो नहीं हो गई है, मसल वेस्टिंग तो आपको इजीली विजुअलाइज हो जाएगी, इडीमा आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पेशेंट एनी काइंड ऑफ बैंडेजिंग लगी हुई है, स्कार है बॉडी में कहीं पे, लिम्ब का एटीट्यूड कैसा है, टाइप ऑफ गेट, बॉडी कॉन्टोर और किसी तरीके की कोई डिफॉर्मिटी, विजिबल डिफॉर्मिटी अगर दिख रही है तो वो सारी चीज़ें आप ऑन ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। उसके बाद आप पेशेंट को टच करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन पैल्पेशन, यानी कि पैल्पेट करके आप कौन सी चीज़ें पेशेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पैल्पेशन के अंदर सबसे पहले हम चेक करते हैं टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब हुआ कि पेशेंट पेन कंप्लेन करता है जब आप उसकी अफेक्टिव एक्सट्रीमिटी, अफेक्टिव पार्ट को टच करते हैं तो, ठीक है। अब वो पेन कितना ज़्यादा है वो उसके विड्रॉल रिस्पॉन्स से पता चलता है, ठीक है। अगर सपोज़ किसी पेशेंट के रिस्ट में पेन है, आपने उस एरिया को टच करा, डॉर्सम ऑफ जो हैंड उसमें पेन है, आपने टच करा, तो अगर लाइट टच में उसको पेन ठीक है तो वो आपको टच करने देगा, लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो उसके आपके टच से ही वो विड्रॉ रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इससे आपको टेंडरनेस का पता चलेगा कि किस एस्पेक्ट तक टेंडरनेस है, कितना सीवियर है। उसके अलावा आप उसका टिश्यू टेक्सचर और टेंशन भी देख सकते हैं, जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे कोई स्पैज़म है तो वो भी आप पैल्पेट करके पता करेंगे कि मसल में स्पैज़म है या नहीं है। स्किन टाइप कैसा है, स्कार है, स्वेलिंग है, क्रिपिटस यानी कि जो आपका एबनॉर्मल साउंड आता है जॉइंट में से वो प्रेजेंट है, एब्सेंट, वो सारी चीज़ें आपका ऑन पैल्पेशन में आ जाता है। अब हम आते हैं ऑन एग्जामिनेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और सबसे ज़्यादा मतलब इसको रूल आउट करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ऑन एग्जामिनेशन वाला पार्ट बहुत लंबा है, उसे अच्छे से समझेंगे। एग्जामिनेशन में आप क्या क्या चीज़ एग्जामिन कर सकते हैं। उसके मोटर एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उसके सेंसरी सेंसेशंस को एग्जामिन किया जा सकता है, रिफ्लेक्सेस को देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो सबसे पहले आपका आता है मोटर एग्जामिनेशन। मोटर एग्जामिनेशन में आप सबसे पहले क्या देखेंगे, दैट इज़ योर रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन आप हर जॉइंट का देख सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे असेसमेंट फॉर्म में मैंने हर जॉइंट का मेंशन किया है, लेकिन अगर आपका पेशेंट स्पेसिफिक शोल्डर में पेन लेके आए हैं तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप उसके नी का रेंज ऑफ मोशन भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ उस अफेक्टेड जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन लिखना है। हाँ, अगर न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, सीएनएस में डैमेज है कि मल्टीपल जॉइंट्स, मल्टीपल मसल्स टाइम टू टाइम अफेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपका फुल बॉडी रेंज ऑफ मोशन मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पेशेंट है तो उसके सारे मसल्स धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाएंगे, सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप हर जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन लिखेंगे और एमएमटी भी करेंगे तो हर मसल की एमएमटी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिंपल एक्यूट कंडीशन के साथ पेशेंट आया, जस्ट से कि शोल्डर नहीं उठ रहा है, शोल्डर में पेन है, तो वहाँ पर आप नी और एंकल का रेंज ऑफ मोशन कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है कि आपको कौन से कॉम्पोनेंट फिल करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। अगर मैं एक प्रॉपर असेसमेंट फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे मेंशन हर चीज़ होती है, लेकिन आपको क्या फिल करना है ये आपको खुद रूल आउट करना है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन आप देख सकते हैं
अपर लिम्ब का अलग से देख सकते हैं, लोअर लिम्ब का अलग से देख सकते हैं। स्पाइन के आप रेंजेस चेक कर सकते हैं। जब आप एमएमटी लेते हैं तो बेसिकली तो एमएमटी आप पर्सनल मसल्स की नहीं लेते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आप ग्रुप ऑफ मसल्स को साथ में कंसीडर करते हैं। लाइक अगर आप शोल्डर की बात करें तो शोल्डर के सारे फ्लैक्सर्स को एक साथ उसकी एमएमटी ली जाती है, एक्सटेंसर्स की एक साथ लेते हैं, आप एबडक्टर्स एंड एडक्टर्स की एक साथ लेते हैं। लॉजिक समझ में आया? तो आपको क्या करना है, एमएमटी लेते टाइम जॉइंट को मेंशन करना है, ठीक है। जॉइंट के साथ आप उसके कौन से मूवमेंट्स को चेक कर रहे हैं। उसके बाद उसकी आपको ग्रेडिंग करनी है। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड को आपको चेक करना होता है, रीज़न कंपैरिजन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आते हैं एमएमटी के बाद हम आते हैं रजिस्टर्ड आइसोमेट्रिक्स में, ठीक है। यानी कि आप रजिस्टर्डली आइसोमेट्रिक मूवमेंट परफॉर्म कराते हैं किसी पेशेंट को अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब के किसी भी जॉइंट में जो कि इन्वॉल्व जॉइंट है, तो उसमें क्या फाइंडिंग्स आती है, पेन होता है, पेशेंट नहीं परफॉर्म करने देता है, ठीक है, कोई बोनी एबनॉर्मेलिटी है, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करते हैं। फिर आप आते हैं रिफ्लेक्सेस में। रिफ्लेक्सेस दो तरीके की होती हैं आपकी, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में आप एब्डोमिनल रिफ्लेक्स देख सकते हैं, क्रीमेस्टर रिफ्लेक्स देख सकते हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स देख सकते हैं। उसके बाद राइट और लेफ़्ट दोनों साइड का आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आप डीप देखेंगे। डीप के अंदर आप बाइसेप जर्क, ब्रेकियोरेडियालिस, एंकल, नी जर्क्स, ये आप देख सकते हैं। फिर आप आते हैं मसल गर्थ में। मसल गर्थ को कैसे मेजर करना है, सिंपली ये बहुत ही इजी होता है। सेंटीमीटर्स में आप उसकी जो गर्थ होती है उसको मेजर करते हैं, और ये गर्थ जो है जहाँ पे मैक्सिमम मसल बल की होती है ना, वहाँ से मेजर की जाती है। अपर आर्म में भी ऐसे ही करना है आपको, आर्म्स, फोर आर्म, थाइज और काफ में किया जाता है बेसिकली। और ये दोनों ही लेफ़्ट और राइट दोनों की ही मसल गर्थ को मेजर करते हैं। रीज़न क्या है इसका, कि जो मसल है वो डिसयूज एट्रोफी में तो नहीं चली गई है, राइट। उसका जो मसल का कॉन्टोर है वो कम तो नहीं हो गया है। अब रेंज ऑफ मोशंस पेशेंट के लेंगे तो वो आप दो तरीके से लेंगे, एक्टिव रेंजेस भी लिखेंगे और पैसिव भी लिखेंगे। एक्टिव रेंजेस वो होते हैं जो पेशेंट खुद परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है, जिस रेंज तक। पैसिव यानी कि आप उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, आप जो चीज़ परफॉर्म करा रहे हैं वो पैसिव मूवमेंट होता है, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर पेशेंट को आप एल्बो पेन के साथ था तो आप एल्बो को उसको कह रहे हैं एल्बो फ्लेक्स करने के लिए, तो वो इस रेंज तक खुद फ्लेक्स कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि पेन हो रहा है, दैट इज़ द एक्टिव रेंज। और आप जब आप फोर्स लगाते हैं उसको मैक्सिमम लेके जाते हैं, जिस एंड तक वो जा पा रहा है, मतलब जितना उसका लास्ट एंड फील है वहाँ तक आप लेके जा रहे हैं, दैट इज़ द पैसिव रेंज। उसके अलावा आपको उसकी एंड फील भी मेंशन करनी है, यानी कि एंड में जो मूवमेंट जहाँ पे रुका उसका क्या रीज़न था, एंड में आपको क्या फील हो रहा है, दैट इज़ द एंड फील। एंड फील नॉर्मल भी होता है, एबनॉर्मल भी होता है। अगर मोशन मूवमेंट पूरा है तो एंड फील नॉर्मल आएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं फिंगर्स का एक्सटेंशन करूँ तो इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो रही है फिंगर्स, रीज़न यहाँ पर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ जो कैप्सूल्स है ना वो इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती, तो इसका एंड फील क्या है, कैप्सुलर स्ट्रेच है, राइट। लेकिन अगर किसी की फिंगर्स इससे ज़्यादा नहीं मूव हो रही है स्वेलिंग की वजह से, तो वो उसका एबनॉर्मल एंड फील है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। उसके बाद हम आते हैं मसल टेस्टिंग, मसल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग, एमएमटी, ठीक है। एमएमटी के ग्रेड्स आपको पता होंगे, 0 to 5 होता है। 0 में बिल्कुल मसल कुछ मूवमेंट नहीं करती है, एकदम ब्लैंक, ठीक है, कुछ भी मूवमेंट नहीं आता है। 1 में हल्का सा फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दिखता है। 2 में मूवमेंट आता है लेकिन ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में आता है। 3 में जो मूवमेंट होता है वो नॉर्मल होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी पेशेंट मूवमेंट परफॉर्म कर लेता है। 4 में आप उसमें मिनिमल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एंड 5th में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है आपका एमएमटी का ग्रेड। तो हम देखते हैं लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी यानी एलएलडी। इसका मतलब होता है कि जो लिम्ब्स हैं, लोअर लिम्ब्स हैं, दोनों में आपका कुछ मतलब साइज़ जो है वो एबनॉर्मल तो नहीं है। अगर ये 2 सेंटीमीटर से बिलो रहता है ना, 0.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में रहता है अगर लिम्ब लेंथ में डिफरेंस, तो वो डिफरेंस आपका एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें कोई ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन जहाँ वो डिफरेंस 2.5 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है तो वहाँ पे पेशेंट को स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दिखती है, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी के सिम्टम्स दिखते हैं, पेन होता है, ठीक है, वॉकिंग डिफ़िकल्टी आती है। तो उसे आप मेजर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये 2 तरीके की होती है, एक होती है ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, एक होती है आपकी एपेरेंट। ट्रू का मतलब हुआ कि प्रॉपर जॉइंट की लेंथ में, मसल की लेंथ में इशू है, एनाटॉमिकल इशू है, ठीक है। एनाटॉमिकल इशू कंजेनाइटल भी हो सकता है और बाद में एक्वायर्ड भी हो सकता है, लेकिन जो इशू है वो आपके स्केलेटन में है, ठीक है, तो दैट इज़ ट्रू। उसके बाद आपका आता है एपेरेंट लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। एपेरेंट का मतलब हुआ कि ये आपका
किसी फंक्शनल यूज़ की वजह से, ठीक है, फंक्शनल डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, इसमें आपका कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसेशंस की। सेंसेशन आप तीन तरीके से देख सकते हैं, सुपरफिशियल, डीप एंड कॉर्टिकल। सुपरफिशियल सेंसेशंस वो होते हैं जिसके लिए आपके एक्सटेरो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर आपका पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सेंसेशंस आ जाती हैं। पेन को आप सिंपली इवैल्यूएट कर सकते हैं कि पेशेंट को जो अफेक्टेड एरिया है उसको टच करने पे पेन फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप टच को भी सिमिलरली टच करके उसको टच का सेंसेशन है या नहीं है वो इवैल्यूएट करेंगे। टेम्परेचर के लिए आप टेस्ट ट्यूब मेथड यूज़ कर सकते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, कोल्ड एंड हॉट वाटर उसमें रख देंगे। उसके बाद पेशेंट को आइज़ क्लोज में जस्ट टच करके फील करना होगा कि हॉट है या कोल्ड है जो आपका टेस्ट ट्यूब है। उसके बाद आप उसका प्रेशर सेंस कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं डीप सेंसेशंस में। डीप सेंसेशंस के लिए आपके प्रोप्रियोसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर आप प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि जो आपका सेंस ऑफ जॉइंट पोजीशन है वो चेक करते हैं। काइनेस्थीसिया चेक करते हैं यानी कि जो सेंस ऑफ मूवमेंट है वो पेशेंट को हो रहा है या नहीं। और फिर उसके बाद आप इसमें लास्ट वाइब्रेशन चेक करते हैं। जॉइंट पोजीशन इज सिंपली कि प्रोप्रियोसेप्शन इज सिंपली कि पेशेंट आई क्लोज में बता पा रहा है कि उसका एल्बो बेंड है, इस पोजीशन पे है, तो ये आपका प्रोप्रियोसेप्शन है। सिमिलरली अगर आप पेशेंट को बता देते हैं कि आपको इस तरीके से मूवमेंट करनी है, ठीक है, इस रेंज तक ही लेके आना है, आपको 90 डिग्री तक ही लेके आना है, आपने उसको एक रफ एग्जांपल दिया कि आपको इतना ही हाथ मोड़ना है और आइज़ बंद करके आप उसको जब ये चीज़ परफॉर्म करने बोलते तो उसका जॉइंट जो मूवमेंट है उसका सेंस अगर होगा तो वो वहीं पे हाथ रोक देगा जहाँ पे आपने उसे रोकने बोला था, राइट। तो इस तरीके से आप उसका काइनेस्थीसिया चेक कर सकते हैं। वाइब्रेशन सेंस आप ट्यूनिंग फॉक्स से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कॉर्टिकल सेंसेशन। कॉर्टिकल सेंसेशन के अंदर आपके डीप और सुपरफिशियल दोनों ही सेंसेशंस आ जाती हैं। तो इसमें आपके एक्सटेरियर रिसेप्टर्स एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर फर्स्ट थिंग हम देखते हैं स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस का मतलब हुआ कि पेशेंट जो है वो अलग अलग चीज़ों के बीच में उसके टेक्सचर से डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। सपोज़ आपने पेशेंट की आइज़ क्लोज रखी हैं और उसके हाथ में आपने की दे दी, तो वो टच करके फील करके बता पा रहा है कि ये की है, ये मोबाइल फ़ोन है। आपने कोई दूसरी चीज़ उसको दे दी तो वो उसको टच करके फील करके बता पा रहा है, दैट इज़ द स्टीरियोग्नोसिस। नेक्स्ट है आपका ग्राफिस्थीसिया। ग्राफिस्थीसिया का मतलब हुआ आपने पेशेंट के पाम पे या फिर डॉर्सम पे कोई एक अल्फ़ाबेट बनाया, कुछ ड्रॉ किया, राइट, और पेशेंट आई क्लोज में बता पा रहे हैं कि आपने क्या ड्रॉ किया है, दैट इज़ ग्राफिस्थीसिया, ठीक है। उसके बाद आप चेक करते हैं बैरोग्नोसिस। बैरोग्नोसिस का मतलब पेशेंट के दोनों ही हैंड्स में आपने अलग अलग वेट की 2 चीज़ें डाल दी है। अगर पेशेंट की आइज़ क्लोज हैं और वो दोनों ही वेट को इवेल्युएट कर पा रहा है कि दिस वन इज़ हैवी, दिस वन इज़ लाइटर, दैट मीन्स कि उसका बैरोग्नोसिस वाला सेंसेशन जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। पेशेंट 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको नॉर्मल होगा तो एक माइनर सा जो डिफरेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में वो फील नहीं होता है, ठीक है, वो एक ही पॉइंट फील होता है, दैट इज़ नॉर्मल रिस्पॉन्स। उसके बाद आपका टेक्टाइल लोकलाइजेशन, कहाँ पर आप उसको टच कर रहे हैं, वो लोकलाइज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये आपका आ जाता है कॉर्टिकल सेंसेशंस के अंदर। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल इंडिपेंडेंस स्केल। फंक्शनल जो भी पेशेंट की जो एरियल्स हैं वो उसे परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, ये चीज़ आप इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ करते हैं FIM यानी फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर स्केल का। इसके अंदर वो कंपोनेंट्स ऐड होते हैं जो डेली के जो एरियल्स होते हैं ना वो ऐड होते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि पेशेंट उसको इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है, पार्शियली डिपेंडेंट है उस काम के लिए, या टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसमें मेंशन करते हैं। आप इसमें सेल्फ केयर देखते हैं कि यानी कि जो फूड है, केयर ऑफ़ अपीयरेंस, हाइजीन, ड्रेसिंग करना अपर बॉडी लोअर बॉडी को वो खुद करता है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है या पार्शियली डिपेंडेंट है, ये चीज़ आप मेंशन करेंगे। स्फिंक्चर कंट्रोल यानी कि ब्लैडर बबल कंट्रोल उसका है या नहीं है। मोबिलिटी में लाइक बेड से चेयर, चेयर से व्हील चेयर पे आना, ठीक है, वॉशरूम टॉयलेट जाना, शावर लेना, ये सारी चीज़ें वो खुद कर रहा है, असिस्टेंस की हेल्प से कर रहा है। ये सारा उसका फंक्शनल असेसमेंट्स मेजर के अंदर आता है। लोकोमोशन आप देख सकते हैं, व्हील चेयर से जाता है, स्टेयर केस क्लाइंबिंग कर पा रहा है नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन, ऑडिटरी कंप्रहेंशन और वर्बल एक्सप्रेशंस उसके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका सोशल एडजस्टमेंट देखेंगे। सोशल एडजस्टमेंट के अंदर आप उसकी मेमोरी, कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेंट्स, वो सारी चीज़ें मेजर करते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट आप करेंगे गेट एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसमें। आप उसके स्टांस और स्विंग दोनों फेजेस को देखेंगे, स्टेप की लेंथ देखेंगे,
देखेंगे, स्टेप ब्रेथ देखेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स वो कितने ले रहा है, जिसे आप कैडेंस कहते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेप ब्रेथ देख सकते हैं, टो एंगल आप मेजर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कंपोनेंट दिख रहा है गेट में, कोई डिस्टर्बेंस स्पेसिफिक दिख रही है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। कोई पैथोलॉजिकल गेट आप देख रहे हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं बैलेंस एनालिसिस में। बैलेंस आप स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों तरीके से चेक करते हैं। स्टैटिक में आप जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग या टैंडम वॉक करके पेशेंट को, टैंडम स्टैंडिंग में पेशेंट को देख सकते हैं, नॉट वॉकिंग, स्टैटिक की बात हो रही है, ठीक है। सिटिंग स्टैंडिंग या टैंडम स्टैंडिंग में आप दोनों ही तरीके से देखेंगे, आइज़ ओपन करके भी, आइज़ क्लोज करके, कि पेशेंट कितना स्टेबल है, उसका बैलेंस में कितना कंट्रोल है। उसके बाद आप आते हैं डायनामिक बैलेंस के लिए। डायनामिक बैलेंस के लिए आप रीचिंग एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, पर्टर्बेशन देख के पेशेंट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके वाई बैलेंस स्केल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आता है वो आप मेंशन करते हैं। हैंड की फंक्शनिंग देखते हैं, रीचिंग यानी कि हाथ से किसी चीज़ को उठाना, ग्रास्प करना, उसको रिलीज़ करना, ये वाले जो मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये फाइन मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन में आप दो तरीके के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट। नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट के अंदर आप लेफ़्ट राइट दोनों साइड का चेक करेंगे। जैसे इसमें वो टेस्ट होते हैं जो सिंपली आप एक जगह पे कर सकते हैं, लाइक फिंगर टू नोज टेस्ट हो गया, फिंगर टू थेरेपिस्ट फिंगर, वन फिंगर टू अदर फिंगर, ठीक है। मास्क ग्रैप्स कैसा है, प्रोनेशन सुपिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीबाउंड टेस्ट देख सकते हैं, टैपिंग देख सकते हैं, फुट की और हैंड्स की टैपिंग करा के देख सकते हैं, हील टू नी, हाथ से आपको ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, फुट से ड्रॉ सर्कल, इस तरीके से आप उसको टेस्ट परफॉर्म करा के देख सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम के अंदर आप स्टैंडिंग करा सकते हैं, सिंपली रोम्बक टेस्ट जिसे कहते हैं, नॉर्मल पोस्चर में, ठीक है, फीट टुगेदर, आइज़ ओपन आइज़ क्लोज करके आप चेक करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 फुट में आप स्टैंडिंग करा सकते हैं, लेटरल ट्रंक फ्रैक्शन में स्टैंडिंग करा सकते हैं, टैंडम वॉकिंग करा के देख सकते हैं, साइड वॉक, बैक वॉक, ठीक है, वॉकिंग इन अ सर्कल, वॉकिंग ऑन हील्स, वॉकिंग ऑन टोस, ये सारी चीज़ें आप उसके कोऑर्डिनेशन में चेक करते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट आता है इन्वेस्टिगेशन का, जिसके अंदर अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, लैब टेस्ट की, या फिर कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, सीटी, एक्सरे, एमआरआई, तो आप वो चीज़ उसको कराने के लिए बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप स्पेशल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अगर उसके ऑलरेडी उसने इन्वेस्टिगेट करा रखा है, रेफर्ड पेशेंट है, तो आप वो देख करके चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि ऑलरेडी एक्सरे हुआ है, उसमें क्या फाइंडिंग्स है, वो मेंशन कर सकते हैं आप। फिर आपका आता है स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट यानी कि आपका जो भी प्रॉब्लम लेके पेशेंट आया है उससे रिलेटेड आप टेस्ट वहाँ पे परफॉर्म करके अपने डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं स्पेशल टेस्ट की हेल्प से। लाइक अगर आपको नी पेन के साथ पेशेंट आया है तो आप उसमें मेनिस्काई टीयर भी हो सकता है, एसीएल टीयर भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, राइट। तो बहुत सारे इसमें रीजंस हो सकते हैं। तो आप स्पेसिफिक जब टेस्ट कराते हैं तो आपको ये क्लियरिफिकेशन आता है रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव से, कि एक इंडिकेशन मिलता है कि नहीं इसी स्पेसिफिक टाइप की जो है इंजरी है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, इम्पेयरमेंट, फिजिकल लिमिटेशन या डिसेबिलिटी, आप वो मेंशन करेंगे। फंक्शनल डायग्नोसिस आपका क्या बनता है फिर आप वो लिखते हैं, क्योंकि ये सारा इवैल्यूएट करने के बाद आप एक डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। आपको वो मेंशन करना होता है, फिर आप अपने गोल्स मेंशन करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर अभी पेशेंट को पेन है तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए कि पेन मैनेज हो जाए सबसे पहले, ठीक है, पेशेंट थोड़ा कंफर्ट में आ जाए। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि वो कंडीशन क्रोनिक है तो कैसे उसको लॉन्ग टर्म में उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। अगर एक्यूट कंडीशन है, स्पोर्ट्स पेशेंट है, तो रिटर्न टू एक्टिविटी कैसे जाएगा, ठीक है। तो अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए आप क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप क्या ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लान के अंदर आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो भी आपने स्टार्ट किया है एक्यूट फेज़ के अंदर वो मेंशन करेंगे ट्रीटमेंट। उसके अंदर आपकी चाहे मैनुअल थेरेपी हो, इलेक्ट्रोथेरेपी हो, पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट्स हो, स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग पे आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा ट्रीटमेंट प्लान में मेंशन होना चाहिए। स्पेसिफिक कौन सी मसल, बोन, जॉइंट्स पे वर्क कर रहे हैं वो मेंशन होना चाहिए। किस आउटकम के लिए आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं आप वो मेंशन करेंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान में। अगर आप कोई एक्सरसाइज लिखते हैं तो आपको उस एक्सरसाइज का ड्यूरेशन और रिपीटेशन भी मेंशन करना होता है, ठीक है।
क्योंकि आपको प्लान एकदम स्पेसिफिक बनाना है फॉर द पर्टिकुलर पेशेंट, फॉर द पर्टिकुलर कंडीशन और उसकी पर्टिकुलर नीड के हिसाब से। बिल्कुल आपका टेलर्ड मेड प्रोग्राम होता है इंडिविजुअल प्रेफरेंस के साथ। तो आप उसमें उसकी रिपीटेशंस, उसका ड्यूरेशन, सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रोथेरेपी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोथेरेपी में कौन से स्पेसिफिक मोडालिटी यूटिलाइज़ करते हैं आप वो भी मेंशन करते हैं। अगर आपको उसकी बीट फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, उसका वो पता है, ठीक है, कौन सा करंट यूज़ करना है, तो आप वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। होम प्रोग्राम के अंदर आप क्या डालेंगे, जब पेशेंट आपके पास थेरेपी के लिए है तो वो तो दिन में 1 बार या 2 बार विज़िट करेगा या वीक में 2 बार विज़िट करेगा, जिस तरीके से उसका प्रोटोकॉल चल रहा है। लेकिन बाकी टाइम रेस्ट ऑफ द डे वो अपने घर पर है, तो उसको प्रॉब्लम मतलब जल्दी हील हो, अच्छे रिजल्ट्स आएँ, इसके लिए ज़रूरी है ना कि वो घर पे भी उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करे। जो भी आप उसको प्रिकॉशंस बताओ उसका ध्यान रखें, तो वो होम प्रोग्राम्स में आप उसको मेंशन करेंगे। स्पेसिफिक कोई प्रिकॉशन है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। घर पे उसको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हॉट पैक या कोल्ड पैक कुछ लेना है, तो वो सारी चीज़ें आप होम प्रोग्राम में लिखेंगे। देन लास्ट में आप डेट लिखेंगे, अपना थेरेपिस्ट नेम और अपना सिग्नेचर करते हैं। और इस तरीके से आपका एक ऑर्थोपेडिक असेसमेंट क्लियर हो जाता है। और ये प्रॉपर असेसमेंट है, इसमें कोई कॉम्पोनेंट मिस नहीं है। मेरे एस्पेक्ट से मैंने इसमें मैक्सिमम जितनी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती थी मैंने की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। अगर आपको इस असेसमेंट का PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी। दिस इज़ कंप्लीट ऑर्थोपेडिक असेसमेंट फॉर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।